स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो कोरोना संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई है और इस दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत अपराध है, ये किसी नरसंहार से कम नहीं है। और इस दौरान कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक हलफनामा दाखिल किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट इलेक्शन कमीशन में काउंटिंग सेंटरों के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा के सेंटरों का फुटेज पेन ड्राइव की मदद से कोर्ट में सबमिट किया जाए। और इसके साथ ही 9 जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज ने भी जानकारी कोर्ट में पेश की है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने 2 दिन की मोहलत मांगी है और सरकार ने इस दौरान कोविड से लड़ाई को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है। सरकार ने बताया कि प्रदेश में 17,614 आइसोलेशन बेड उपलब्ध हैं, साथ ही 5,510 आईसीयू और एसडीयू बेड भी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू बढ़ाने की जानकारी भी कोर्ट में दी गई है। अब इस मामले में 7 मई को अगली सुनवाई होगी। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, लगातार अगर कोरोना के मामले में हमने देखा तो सुप्रीम कोर्ट हो या अलग अलग स्टेट की हाई कोर्ट हो, सबने इस मामले को लेकर बेहद चिंता जताई है और एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और इस दौरान साफ साफ कह दिया गया कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इलाज मुहैया कराई जाए। जी, निश्चित तौर पर कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका कायम की है और उस पर सुनवाई हो रही है और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच कोविड के बढ़ते संक्रमण की मॉनिटरिंग भी लगातार कर रही है। इसी को लेकर कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से कुछ शहरों में मरीजों की मौत हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड मरीजों की मौत क्यों न आपराधिक कृत्य माना जाए और इसके साथ ही साथ जिनकी जिम्मेदारी है ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल रखने की, ये उनके लिए किसी नरसंहार से कम नहीं है कि वो लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही साथ आज ये जो कल सुनवाई हुई थी उसमें इलेक्शन कमीशन को पिछली सुनवाई पर 27 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसमें जिस तरह से हलफनामा मांगा था तो इलेक्शन कमीशन की ओर से हलफनामा दिया गया कि किस तरह से इलेक्शन के दौरान जो मतदान हुई है, मतगणना हुई है, उसमें उन्होंने कोविड का पालन किया है। लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुई और कोर्ट ने कुछ जिलों को लेकर जो मतगणना हुई है, काउंटिंग स्थल हुआ है, काउंटिंग स्थल और अंदर और बाहर की वीडियोग्राफी मांगी है। उसमें जो जिले हैं वो लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा के फुटेज मांगे हैं। और इसके साथ ही साथ अभी हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस विजय कुमार श्रीवास्तव की कोरोना से मौत हो गई थी, निधन हो गया था। इस मामले में एडिशनल एडवोकेट जनरल से उनको क्या इलाज दिया गया, इस मामले में हलफनामा मांगा है। कुल मिलाकर 10 पेज का ये पूरा ऑर्डर है और 10 पेज के इस ऑर्डर में कई मामलों में टिप्पणी की गई है, कई बिंदुओं पर कोर्ट ने पूछा है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट बिल्कुल, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और यही बताने की कोशिश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे कोविड को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उठाए गए और उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और योगी सरकार ने कोविड संक्रमण को रोकने और लोगों के इलाज में बेहतरी लाने के लिए एक पैनल का गठन किया है जो सरकार को समय समय पर कोविड से जंग जीतने की रणनीति तैयार करेगा और सरकार को सलाह देगा। इसके लिए सरकार ने लखनऊ, पीजीआई, केजीएमयू के प्रमुख समेत 14 सदस्यों को पैनल में जगह दी है। इसमें बीएचयू और एसएसपीएच के स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इस समिति को बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था जो अब जमीन पर आ गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अजीत, अगर इस पूरे संक्रमण काल को देखा जाए कोरोना के, तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है और प्रयास सिर्फ स्वास्थ्य स्तर पर ही नहीं बल्कि किस तरह से इससे निपटा जाए उसके लिए भी लगातार रणनीति बन रही है और इसी को लेकर ये एक बड़ा कदम कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल नहीं, कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज के लिए यूपी सरकार का, मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय है क्योंकि जिस तरह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से दवाइयों और सबको लेकर मुख्यमंत्री लगातार चिंतित है और टीम 9 का गठन किया। हालांकि इसमें चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अलग टीम है, मुख्य सचिव के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री के अध्यक्षता में। तो अब 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है जिसमें केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, अटल चिकित्सा विद्यालय, वेदांता, बीएचयू समेत कई बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टरों को रखा गया और बाकायदा आईआईएम के जो लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष, स्टेट सर्विलांस ऑफिसर और डीजी हेल्थ को इसमें शामिल किया गया लोग और ये सभी लोग अपनी सलाह देंगे बाकायदा कोरोना से निपटने के लिए। मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं ये उच्च चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक कमेटी बनी है, उसमें रोकथाम के उपायों पर
बाकायदा रिसर्च करेंगे और कैसे कोविड को कंट्रोल किया जाए इस बात की रणनीति तैयार करके टीम 9 जो मुख्यमंत्री की टीम 11 की जगह टीम 9 है जो बनाई गई उसको अपनी सलाह देंगे और मुख्यमंत्री को भी अपनी रिपोर्ट देंगे, जिससे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेहतर लड़ाई लड़ी जा सके और इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है और आगे इसकी रोकथाम कैसी होगी इस पर भी लगातार मंथन हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना से लड़ाई के लिए लगातार संसाधनों को जुटाने में लगी हुई है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जा सके। योगी सरकार लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 450 बेड के अटल बिहारी वाजपेयी कोरोना अस्पताल को बनाया है, जो आज से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए खुल जाएगा। इस अस्पताल को डीआरडीओ की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी, वेंटिलेटर की भी सुविधा होगी ताकि मरीजों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसके साथ ही योगी सरकार लगातार कोरोना मरीजों की जांच तेजी से बढ़ा रही है, जिससे पता चल रहा है कि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राहत की बात यह रही कि रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ये कि कोरोना मरीजों की सेहत में तेजी से अब सुधार देखा जा रहा है। और योगी सरकार आज से गांव-गांव कोरोना टेस्ट करने जा रही है और इस अभियान के लिए 97,000 स्वास्थ्य राजस्व गांवों को चुना गया है, जहां पर 10 लाख से ज्यादा मेडिकल किट बांटी जाएगी। इस दौरान अगर कोई कोरोना मरीज मिलता है तो उसका तुरंत गांव में ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही दवाई के साथ साथ आयुष काढ़ा भी दिया जाएगा और इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग भी लिया जाएगा ताकि अभियान को और सफल और तेज किया जा सके। और लखनऊ से खबर है, जहां के नाका हिंडोला पुलिस ने सांसों के सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। खबर है कि पुलिस ने 4 आरोपियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ गिरफ्तार किया। जिनके पास ऑक्सीजन के 5 जंबो सिलेंडर मिले, जो लोगों को महंगे दाम पर बेचकर मोटी रकम वसूलने का काम कर रहे थे। नाका हिंडोला नगर की घटना है, जहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी संख्या 4 बताई जा रही है। जंबो सिलेंडर बेचने की फिराक में थे। लगातार इस तरह के जो माफिया हैं वो इस वक्त सक्रिय हैं और चाहे वो वेंटिलेटर को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, कालाबाजारी चल रही है। लोगों को महंगे महंगे दामों पर बेचा जा रहा है और इसी को लेकर जब नाका हिंडोला पुलिस ने छापा मारा तो उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर पाया गया है 5। और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। पिछले साल के नंबर के आधार पर इस साल मार्कशीट दी जाएगी। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे। फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर वालों का एग्जाम देना होगा। तो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स प्रमोट होंगे। कहा यह जा रहा है कि फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट नहीं होंगे और फाइनल ईयर वाले भी प्रमोट नहीं होंगे। इन्हें एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको प्रमोट करके थर्ड ईयर में भेजा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से आर्थिक अपराधियों को जल्द भारत को प्रत्यर्पण करने को कहा है, ताकि देश में आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ट्रायल चलाया जा सके। प्रधानमंत्री की इस अपील पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने भरोसा दिलाया कि जो भी संभव होगा वो किया जाएगा ताकि प्रत्यर्पण जल्द हो सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ ऑनलाइन शिखर बैठक की। इस बैठक का मकसद स्वास्थ्य और विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूत बनाना था। और अब उत्तर
उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में अब तस्वीर बिल्कुल लगभग साफ हो गई है और इन चुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। खबर है कि समाजवादी समर्थित उम्मीदवारों को ज्यादा जीत मिली। रिजल्ट के मुताबिक बीजेपी समर्थित 679 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि एसपी के 742 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि बीएसपी समर्थित 320 उम्मीदवारों को विजय मिली है। लेकिन निर्दलीय और अन्य दलों को मिलाकर करीब 1309 लोगों को जीत हासिल हुई है। तो पंचायत चुनाव के नतीजे करीब साफ हो गए हैं। इसमें जो एसपी है समर्थित उम्मीदवार हैं वो आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी जीत ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी है। लेकिन अगर निर्दलियों की बात की जाए तो 1300 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जो निर्दलियों के खाते में आई है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति इस पंचायत चुनाव के बाद देखने को मिलती है और अध्यक्ष पद पर किसकी पार्टी का परचम लहराता है। तो लंबा वक्त लगा काउंटिंग में और तस्वीर करीब साफ होती दिखाई दे रही है। चूंकि कोरोना काल था इसलिए इसकी काउंटिंग में अच्छा खासा वक्त लगा, कई जगहों पर दिक्कतें भी आई हैं और अब जो खबर आ रही है बीजेपी के 679 प्रत्याशियों की इसमें जीत हुई है। वहीं अगर एसपी की बात की जाए तो 742 प्रत्याशियों की जीत इसमें देखने को मिली है, यानी समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और पंचायत चुनाव में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिली और इस रिजल्ट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा रखी है। गोरखपुर, काशी, अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंचायत चुनाव में लगातार जनता का प्यार पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बता रहा है कि 2022 में जनता उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए कितनी तैयार है। समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर जो योगी जी का गढ़ माना जाता है वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और अब बात पंचायत चुनाव में हार के साइड इफेक्ट की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद से हिंसा की खबरें आ रही हैं। कहीं पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया तो कहीं लोगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ाया है। यहां पर कानपुर में तो फायरिंग भी की गई, लोग इसमें घायल हो गए। हरदोई में हार से बौखलाया लोगों ने दूसरे पक्ष पर भी हमला बोल दिया जिसमें एक की मौत हो गई है। औरैया में तो चुनावी रंजिश में पूर्व फौजी को मौत के घाट उतार दिया गया। हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधानी चुनाव जीते और हारे प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तत्काल इस सूचना पर पहुंच करके घायलों को इलाज के लिए हरदोई भेजा है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरदोई में इलाज के दौरान दिनेश की मृत्यु हो गई है। उधर औरैया के बेला थाना क्षेत्र के महू गांव में चुनावी रंजिश में पूर्व फौजी की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। कुछ दिन पहले ही आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। फौजी मनोज सिंह ने पूर्व प्रधान सुमित सिंह समेत अन्य लोगों पर केस दर्ज कराया था और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर बुलंदशहर में खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव कन्हेनी में चुनाव परिणाम आने के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर्स ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आरोप के मुताबिक हार के बाद बौखलाए दूसरे पक्ष ने जीते हुए प्रत्याशी के घर में घुसकर जमकर लाठी डंडे चलाए।
फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव सिकंदरपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मार दी गई। इन्हें गंभीर हालत में फिरोजाबाद के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर में बंटू नामक शख्स चुनाव हारने के बाद बौखला गया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक में रीकाउंटिंग के दौरान बवाल मच गया। इस दौरान पुलिस और लोग आमने सामने आ गए। आरोप है कि लोगों ने पुलिस वालों को घेर कर मारने की कोशिश की, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। साथ ही गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद आरोपियों ने आग लगा दी। और इनके द्वारा जब समझाया गया और इन्हें हटाने का प्रयास किया गया रोड पर 2 घंटे बाद, तो इनके द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, फायरिंग भी की गई। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके इन्हें खदेड़ा गया और उसमें से काफ़ी लोगों को जो मौके पर थे गिरफ्तार किया गया। उसमें महिलाएं भी थीं जो गिरफ्तार की गई हैं और कन्हैया को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ जो अन्य लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। अभी मौके पर शांति है और इसमें कुछ लोग जो मोटरसाइकिल से आए थे उनकी मोटरसाइकिलें भी मौके पर छूट गई थी, उन्हें सीज किया गया है, गाड़ियों को सीज किया गया है और उनके नंबर से पता लगाया जाएगा कि कौन उपद्रव करने वाले कौन लोग थे। और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है। योगी सरकार अब मृतकों के परिजनों की मदद करेगा। जी हाँ, आर्थिक तौर से जो कमजोर हैं उनकी मदद करेगा। आर्थिक मदद देने के लिए सरकार ने अब निर्देश दिए हैं। डीएम को सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि आर्थिक मदद की जाए जिनके परिजन इस कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई। और बातचीत करने के लिए इसी पर प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का, क्योंकि एक तरफ तो परिवार ने अपने लोगों को खो दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आर्थिक मदद बहुत बड़ा सबल बनेगा। निश्चित रूप से अगर बात करें तो कोरोना काल में जो पंचायत चुनाव हुए थे, उन पंचायत चुनाव में जो ड्यूटी लगाई गई थी उसका ब्यौरा तलब किया है पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत ब्यौरा देने की बात कही गई है कि कोरोना काल से जिनकी मृत्यु हो गई पंचायत चुनाव के दौरान में, इसको लेकर के आंशिक संशोधन किया गया है। जो अपनी पूर्व की नियमावली थी उसमें कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है उन पर RT-PCR जरूरी होगी और उनको जो है अनुग्रह धनराशि जो उनकी मृतक आश्रित लोग हैं उनको दी जाएगी। तो ऐसे में जो 706 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की जो सूची जारी हुई थी, जिसमें कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपनी पहली सैलरी तक नहीं ड्रॉ की थी, जिसको लेकर के बराबर प्रियंका गांधी और साथ ही साथ अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर रहे थे। तो ऐसे में अब उनके परिवार को जो ये राशि मिलने से निश्चित रूप से बहुत हद तक योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है कि ये राशि मिलने से जरूर उनके जो आश्रित हैं उनको भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ जीवनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसे सुधार हो सकते हैं जिससे कि आगे की बढ़ाई जा सके। तो ऐसे में योगी सरकार का लोग धन्यवाद कर रहे हैं और साथ ही साथ इसको लेकर के वो किस तरीके की रणनीति बनाते हैं, साथ ही साथ में ये भी देखने वाली बात होगी। अभी ब्यौरा तलब किया गया है, धनराशि उसके बाद में बताई जाएगी कि कितनी धनराशि देनी है, तो उसको लेकर के अभी जिलाधिकारियों ने ब्यौरा मांगा है। साथ ही साथ में जो लोग हैं उनको RT-PCR देनी जरूरी होगी इस रिपोर्ट के साथ में, और साथ ही साथ उनका टेस्ट हुआ कि नहीं, तो उस आधार पर कोरोना काल में जिनकी ड्यूटी पंचायत चुनाव के दौरान हुई है उसको मानते हुए योगी सरकार ने उनको मदद मिलेगी सरकार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात रिलायंस की करते हैं, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जामनगर की, ये उसी अस्पताल की तस्वीरें हैं जिसका शुभारंभ हुआ है, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक कोविड अस्पताल है जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज CM विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात।